हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज हम आरोह भाग द्वितीय के अध्याय 1 हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रची गई कविता आत्मपरिचय को पढ़ेंगे। आरोह पुस्तक प्रारंभ करते हैं। ये नया कोर्स आया है, ये पुस्तक है आरोह। ठीक है, आरोह भाग 2 का पहला अध्याय है और वह है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया कविता है आत्मपरिचय। इससे पहले कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न बनता है, 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, साहित्यिक जीवन परिचय दीजिए। पहले भी आता था और अब नए कोर्स के अकॉर्डिंग भी आएगा। तो लिखिए, कवि का साहित्यिक जीवन परिचय। जन्म, कवि का जन्म। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 19 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में हुआ था। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। शिक्षा दीक्षा, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षा दीक्षा। कवि हरिवंश राय बच्चन का कवि बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। स्वाध्याय से इन्होंने
उच्च शिक्षा का अध्ययन किया। इलाहाबाद एवं प्रयाग में रहकर किया। ठीक है, शिक्षा दीक्षा के बाद में आता है आपकी रचनाएं या कृतियां। रचनाएं या कृतियां, तो देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। कवि हरवंश राय की प्रमुख रचनाएं हैं निम्न हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, आतुर अंतर, सतरंगणी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, आरती और अंगारे, अरे आवाज नहीं, आरती और अंगारे, नीड़ का निर्माण, नई पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं,
नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर दस द्वार से सोपान तक दस द्वार से सोपान तक और देखिए आगे हेमलेट जनगीता मैकबेथ ये इनके अनुवाद हैं जो विदेशी भाषाओं से अनुवाद किए गए हैं उन रचनाओं का है। तो इसके आगे आप चाहो तो अनुवाद देख सकते हो तीनों के आगे। और प्रवास की डायरी प्रवासी की डायरी ये इनकी रचनाएं हैं। ये डायरी लेखन है, प्रवासी की डायरी यानी डायरी लेखन है जिसको आप यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। कवि का पूरा वाङ्मय अर्थात पूरी रचना बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है। कितने खंडों में? 10 खंडों में। दस खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। और इसके बाद आता है इनका देहावसान या मृत्यु। सन 2003 में मुंबई स्थित अपने महल जलसा महल का नाम है जलसा में रहते हुए इनका देहावसान हो गया। ये था इनका जीवन परिचय। ये था इनका
कवि का साहित्यिक जीवन परिचय। अब आता है हमारा शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में प्रश्न मैंने आपको बताया था कि इस बार जो कोर्स परिवर्तित हुआ है उसमें 5 प्रकार के सौंदर्य आपसे पूछे जाएंगे। शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य और भाषिक सौंदर्य। तो सबसे पहले आपको काव्य सौंदर्य, इसके बाद भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, कला सौंदर्य और भाषिक सौंदर्य, ये 5 प्रकार के सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों से आपको अवगत कराया जाएगा, पूछा जाएगा परीक्षा में। और प्रश्न भी 5 प्रकार के पूछे जाएंगे और वे होंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, विषय वस्तु संबंधी प्रश्न, भाषिक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न। ये 5 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो सिलेबस जिस दिन मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी उस दिन सिलेबस अच्छी तरह से बताया था। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5 प्रकार के सौंदर्य हैं और 5 प्रकार के ये प्रश्न हमारे बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। अब कौन सा प्रश्न कौन से स्थान पर आता है, जैसे अपठित बोध कौन से नंबर पर आएगा, निबंध कौन से नंबर पर, रचनात्मक प्रवृत्ति कौन से नंबर पर आएगी, व्याकरणात्मक प्रश्न कौन से नंबर पर आएंगे, तो ये सब अभी नया पैटर्न जब लागू करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी बोर्ड ने मॉडल पेपर नहीं निकाला और परीक्षा का कोई पैटर्न नहीं निकाला, इसलिए ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा प्रश्न किस क्रम संख्या पर रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य, आत्म परिचय कविता का। तो सबसे पहले लिखेंगे शिल्प सौंदर्य में काव्य भाषा। पहला पॉइंट काव्य भाषा। प्रस्तुत काव्यांश में सरल सरस मधुर तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न सहज खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये आपकी काव्य भाषा है। अब हम 5वें सौंदर्य की बात कर रहे हैं, भाषिक सौंदर्य, भाषागत विशेषताएं। तो आपसे पूछा कि आत्म परिचय कविता की भाषागत विशेषताएं लिखिए या कवि हरवंश राय बच्चन की काव्य की भाषागत विशेषताएं लिखिए। तो आपको ये लिखना है केवल एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को आप 4 बिंदुओं में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश में सरल या कवि हरवंश राय बच्चन के काव्य में सरल सरस मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 2, आत्म परिचय या कवि हरवंश राय बच्चन के काव्य में तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त भाषा का समावेश किया गया है। पॉइंट नंबर 3, आत्म परिचय कविता में मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न भाषा का प्रयोग कवि ने सहजता से किया है। और पॉइंट नंबर 4, प्रस्तुत कविता में
सहज, सरल, खड़ी बोली हिंदी भाषा का सौष्ठव प्रयोग समाहित है। तो ये 4 पॉइंट हमने एक पॉइंट के 4 पॉइंट बनाए। तो कब, जब सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों में पूछा जाता है कि प्रस्तुत कविता का भाषागत विशेषता बताइए या भाषिक सौंदर्य लिखिए, तो आपको ये उत्तर देना है इस काव्य भाषा का यानी शिल्प सौंदर्य के पहले पॉइंट का 4 भागों में इसके टुकड़े करके 4 पॉइंट बना करके लिखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाषागत विशेषता में, और कुछ भी नहीं लिखना है आपको, यही है। पॉइंट नंबर 2, काव्य शैली। प्रस्तुत काव्यांश में काव्य शैली के अंतर्गत देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में लाक्षणिक, प्रतीकात्मक, भावनात्मक, सीधी सादी, जीवंत, हलावादी दर्शन से युक्त, संवेदनसिक्त गेय, इसको हम दूसरे रूप में गीति भी कहते हैं, इसको गाया जा सकता है, गेय काव्य शैली का प्रयोग समाहित है। और तीसरा आता है काल या युग। कौन से काल की रचना है ये, या कौन से युग की रचना है ये बताया है। तो देखिए इसमें कवि उपर्युक्त काव्य में छायावादी, छायावाद उत्तर, हलावादी दर्शन से युक्त, फिर कर रहा हूं, उपर्युक्त काव्य में हलावादी दर्शन से युक्त छायावाद उत्तर काल की काव्य रचना समाहित है। काव्य रचना निहित है। नेक्स्ट है काव्य रस। उपर्युक्त काव्य में श्रृंगार, और श्रृंगार में भी कोष्टक में लिखने वियोग श्रृंगार, रस का अद्भुत प्रयोग समाहित है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 5,
काव्य भाव, काव्य का तो स्थायी भाव इसको कहते हैं। उक्त कवितांश में रति, जिसको वियोग भी कहते हैं, विरह, प्रेम आदि स्थायी भाव समाहित हैं। आदि स्थायी भाव समाहित हैं। यानी कि काव्य में कौन सा स्थायी भाव समाहित है, इसका भी यहां पर प्रयोग किया गया है। छठा पॉइंट है काव्य गुण। उक्त कवितांश में माधुर्य काव्य गुण का सौष्ठव प्रयोग समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 काव्य छंद। प्रस्तुत कविता में छंद मुक्त काव्य रचना का प्रयोग निहित है, अर्थात यहां मुक्तक छंद का सौष्ठव प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है काव्य अलंकार। उपर्युक्त कविता में उपमा, रूपक, यमक, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, श्रेष्ठ, उदाहरण, ये अलंकार का नाम है उदाहरण अलंकार, प्रश्न अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं अनुप्रास आदि अलंकारों का सौष्ठवता से प्रयोग किया गया है। और अगला पॉइंट है 9वां शब्द शक्ति। कविता में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति समाहित हैं। और 10वां बिंदु लास्ट है काव्य बिंब। प्रस्तुत काव्यांश में विराट, स्थिर, गतिशील, चाक्षुष, स्पर्श, श्रव्य आदि बिंबों को परिलक्षित किया गया है। यानी इन बिंबों का यहाँ पर प्रयोग समाहित है। इस प्रकार से ये था आपका शिल्प सौंदर्य, यानी शिल्पगत विशेषताएं। तो यह किसी प्रकार से पूछ सकता है प्रस्तुत काव्यांश की या आत्म परिचय नामक कविता की शिल्पगत विशेषताएं बताइए या शिल्प सौंदर्य बताइए, या 8 या 6 लाइन दे दी और इसका शिल्पगत सौंदर्य लिखिए, तो उसका उत्तर ये आपके 10 बिंदुओं में होगा। पाठ के भावार्थ को जब पूछता है, यानी भाव सौंदर्य जब पूछता है, तो उसमें सह प्रसंग वाक्य जब पूछता है उसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उसके बाद आपको व्याकरणात्मक विवेचन लिखना है, तो यानी विशेष लिखना है। और उस विशेष में आपको सिर्फ सौंदर्य की 4 से 5 बिंदु आपको आवश्यक रूप से लिखने होंगे। तो ये प्रश्न आपका तब जाके क्लियर होगा। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।